आज मेरी कपड़े के शोरूम पर बहुत ज़्यादा ग्राहक आ रहे थे। इस वजह से मैंने जल्दी ही दुकान बंद नहीं की थी। ज़्यादा कमाई किसे अच्छी नहीं लगती। आज मुझे दुकान में बहुत देर हो गई थी। घड़ी में समय देखा तो रात के 11:30 बज चुके थे। मैंने सोचा अब मुझे घर चलना चाहिए, क्योंकि हर तरफ अंधेरा फैलने लगा था। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। मैंने अपनी दुकान बंद की और घर की तरफ चल दिया। भीगने की मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। मेरी दुकान घर से काफ़ी दूरी पर थी, इसलिए मुझे हर रोज़ बाइक पर ही घर वापस जाना पड़ता था। आज भी मैं अपनी बाइक पर सवार होकर घर की तरफ जा रहा था। मैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी माँ की चिंता सता रही थी। आज काम में इस कदर बिजी हो गया कि माँ का ख्याल ही नहीं आया था। मैं अपनी सोच में गुम था कि अचानक मेरी नज़र रास्ते में पड़ी। एक बेबस लड़की बैठी हुई थी। उस पर मेरी निगाह पड़ी तो मैं चौंक गया था। वो सड़क किनारे बैठी हुई थी, बारिश में बुरी तरह भीगी हुई थी। मैं चौंक कर रुक गया था, क्योंकि आज से पहले मैंने सड़क पर मर्दों को यूं बैठे देखा था। आज एक जवान खूबसूरत लड़की को देखा तो हैरान रह गया। मेरा उस लड़की के लिए दिल दुखा था, इसलिए मैंने उसके लिए भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उसकी परेशानी दूर कर दे और उसकी सुरक्षा करना। मैं अपनी बाइक तेज करने लगा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे 3 शराबी बैठे हुए नजर आए थे। वो बड़ी अजीब सी नज़रों से उस लड़की को घूर रहे थे, जैसे कोई जानवर बैठा अपने शिकार को देख रहा हो। मुझे ये सब अजीब लगा था। मैंने तुरंत अपनी बाइक रोकी। मैं एक पल के लिए सोचने लगा, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। दिल में ख्याल आया आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं एक बेसहारा लड़की को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। जाता भी कैसे। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की शक्ल घूम गई थी। मेरी बहन ने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन फिर भी जो भी था, मैं एक बहन का भाई था। किसी भी औरत को देखकर मुझे अपनी बहन का ही ख्याल आता था, इसलिए मैंने एक बार फिर से अपनी बाइक रोक ली थी। मैं उतरकर उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? वो मेरी बात सुनकर हड़बड़ा कर रह गई थी। कहने लगी, क्यों, क्या ये जगह आपकी है? मैंने नामे सिर हिलाया और बोला, नहीं, ये जगह मेरी नहीं है, लेकिन यूं सड़क पर बैठना सही नहीं है। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपने घर जाओ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है। मैंने कहा, अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ। क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? तो उसके चेहरे पर उदासी और भी ज़्यादा छा गई। वो कहने लगी, अगर कोई रिश्तेदार होता तो क्या आज मैं आपको यहाँ नजर आती? मुझे अब उस लड़की में दिलचस्पी होने लगी थी। बेहद हसीन लड़की थी। बारिश में भीगकर उसका हुस्न और भी निखर गया था। उसके बदन पर चिपके हुए कपड़े उसकी खूबसूरती को उभार रहे थे। कुछ पल के लिए तो मेरा दिल मचल कर रह गया था। मैंने उससे कहा, अच्छा उठो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वो लड़की मेरी बात सुनकर एकदम से उठकर खड़ी हो गई। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी थी। मैंने कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा जो तुम एकदम से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई? उसने नामे सिर हिलाया और कहने लगी, मुझे आपसे डर नहीं लगता। मैं मुस्कुरा दिया था और उस लड़की को कहा कि मेरी बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और फिर सुबह तुम्हें किसी शेल्टर होम में छोड़ दूंगा। आज रात मैं तुम्हें यूं सड़क पर नहीं छोड़ सकता। वो लड़की खुश हो गई थी। जैसे ही वो मेरी बाइक पर बैठने लगी, वो तीनों मर्द जो उसको अजीब सी नज़रों से देख रहे थे मेरे करीब आ गए। कहने लगे, तुम इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं बोला, इसको अपने घर लेकर जा रहा हूँ। उन तीनों में से एक बिना बालों वाला गंजा मर्द था। कहने लगा, मैं तुम्हें इस बात की अनुमति नहीं दूंगा। मैं बोला, क्यों? तुम मुझे अनुमति देने वाले होते कौन हो? वो आदमी कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और फिर दूसरे 2 आदमी भी बोले, हाँ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि इस लड़की को छोड़कर जाओ। उन तीनों के चेहरे इस वक्त बड़े ही खतरनाक लग रहे थे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मुझे उनसे डर लगा। फिर सोचा कि एक लड़की बेचारी उनसे कितना डर रही होगी। वो लड़की भी रोने लगी थी। वो बोली, मुझे इनसे बचा लो। जबकि वो तीनों मर्द मेरे और लड़की के आसपास घेरा डालकर खड़े हो गए थे। कहने लगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ये मंजर बड़ा ही डरावना हो गया था। मेरे लिए यही आसान था कि मैं उस लड़की को वहीं छोड़कर खुद आराम से अपने घर चला जाता। इसी में शायद मेरी भलाई भी थी, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता था, क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार बार मेरी बहन सीमा की शक्ल घूम रही थी। क्योंकि सीमा ने हमारे साथ बहुत बुरा किया था। उसने मेरा दिल दुखाया था। उसने मेरी माँ को भी तकलीफ दी थी। मैं उसे दिल से भुला नहीं पाया था। मुझे आज भी वो दिन बड़ी अच्छी तरह याद है, जब मैं थका हारा काम से घर आया तो सीमा मेरे सामने आकर बोली, भाई, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ बताओ, क्या बात है?
मुझे तो यही लगा था वो अपनी पढ़ाई के बारे में मुझसे कुछ बात करेगी। मैंने उससे कहा, हाँ तुम निश्चिंत होकर बात करो। सीमा कहने लगी, भैया मोहल्ले के लड़के विनीत को जानते हैं ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने कहा, हाँ जानता हूँ, क्या हुआ? मेरे दिल में अजीब से डर ने सर उठाया था। कहीं वो मेरी गैर मौजूदगी में हमारे घर में ताका झांकी तो नहीं करता, या फिर उसने मेरी बहन के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं कर दी। मेरी बहन कहने लगी, भाई पहले आप मुझसे वादा करें, आप मेरी बात ध्यान और शांति के साथ सुनेंगे। वह बोला, सीमा मुझसे पहेलियां मत बुझाओ, जो भी कहना चाहती हो जल्दी कहो। सीमा कहने लगी, भाई इस कदर जल्दबाजी मत करें, आप आए माँ के कमरे में चलते हैं, वहीं बैठकर बात करते हैं। मेरी माँ बीमार रहती थीं। कुछ महीने पहले पैरालाइज का अटैक आया था, इस वजह से वो बिस्तर से लगकर रह गई थीं। मेरी माँ बोलती तो थी मगर वो हरकत नहीं कर सकती थीं, बिस्तर पर ही लेटी रहती थीं। मेरी बहन सीमा ने ही मेरी माँ का ख्याल रखा था और उन्हें संभाला था। मैं अपनी बहन के पीछे पीछे चलता हुआ माँ के कमरे में आ गया। माँ लेटी हुई थी, उनके चेहरे पर आज भी दर्द नजर आ रहा था। कितनी लाचार और मजबूर हो गई थीं, वरना इससे पहले तो पूरा घर उन्होंने अकेले ही संभाल रखा था। सीमा को तो किसी काम को भी हाथ नहीं लगाने देती थीं। उसे कहती, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, मैं सारा काम खुद कर लूँगी। लेकिन कैसे एक पल में ही सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो एकदम लाचार और मजबूर होकर दूसरों के ऊपर आश्रित हो गई थीं। मैंने कहा, सीमा बताओ तुम्हें क्या बात करनी है और इस कदर पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? तो वो कहने लगी, भाई मैं विनीत के साथ शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, अच्छा लड़का है। उसने मुझसे कहा था कि वो अपने घर वालों को मेरे रिश्ते के लिए लेकर आएगा, लेकिन मैंने उसे कहा कि अभी तुम अपने घर वालों को लेकर मत आना, पहले मैं अपने घर वालों से बात करूँगी। सीमा की बात पर मेरी माँ कहने लगी, हाँ बेटा, सीमा ने मुझसे भी बात की थी, मगर मैंने उसे कहा कि मेरे साथ कोई बात मत करो, सबसे पहले अपने भाई से पूछो। अगर वो अनुमति देता है तो मैं तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की कर दूंगी। वैसे विनीत में कोई बुराई भी नहीं है, अच्छा लड़का है, अच्छा खासा समझदार है, अपनी नौकरी करता है, अच्छा खाता कमाता है और मुश्किल समय में मेरे भी काम आ जाता है। अगर मुझे दवाई की ज़रूरत हो और तुम घर पर ना हो तो मैं विनीत से दवाई मंगवा लेती हूँ। मैं ये सब बातें सुनकर दंग रह गया था। मेरी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। असल में मैं थोड़े पुराने ख्यालात का था। लड़कियों की इस कदर आज़ादी मुझे पसंद नहीं थी कि वो बॉयफ्रेंड बनाए या फिर लव मैरिज करें। सीमा बोली, भाई विनीत का नंबर मुझसे ले लें और उससे बात कर लें। इस बात पर तो मेरा खून खौल उठा था। मैंने उठकर सीमा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे विनीत का नंबर दे रही थी, मुझे ये बता रही थी कि उसके पास विनीत का नंबर है और वो दोनों आपस में ना जाने कब से मोहब्बत का खेल रचा रहे थे। ये सब बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थीं। मैंने उससे कहा, आज तो तुमने ये बात कह दी, आगे से मत कहना। ये ना हो कि मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करूं कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखो। वो कुछ समय के लिए तो चुप हो गई थी, अब भी मेरे सीने में आग लगी हुई थी। मेरी बहन का एक गैर लड़के के साथ संबंध था और ना जाने कब से था और मुझे इस बात की खबर भी नहीं थी। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से काबू किया हुआ था। खैर दिन यूं ही गुजर गए थे। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, प्रणव तुमने फिर कोई जवाब नहीं दिया। सीमा सारा दिन मेरा सर खाती रहती है कि भाई ने क्या जवाब दिया। मैंने माँ को कहा, माँ सीमा को बुलाएं। माँ ने सीमा को आवाज़ दी। सीमा जल्दी ही कमरे में आ गई। वो कहने लगी, क्या बात है? मैं बोला, सीमा मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने अभी तक विनीत की बात करना नहीं छोड़ी है। तुम्हें पता भी है कि मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने उस दिन भी तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था। तुम्हें इस बात से समझ जाना चाहिए कि मुझे तुम्हारा इस तरह का कोई भी रिश्ता पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि इस तरह चोरी छुपे प्यार मोहब्बत की पेंगे बढ़ाई जाएं। लेकिन सीमा मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, भाई मैंने प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की है जो मुझे अपने काम पर शर्म महसूस होगी। मैं विनीत के बगैर नहीं रह सकती। अगर आपने एक के बजाय मुझे 10 थप्पड़ भी मारे होते तब भी मैं विनीत का नाम लेना न छोड़ती। बस अब मेरे सब्र की हद हो गई थी। मैंने सीमा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। रात का समय था। मेरी माँ पीछे से आवाज़ें देती रह गई थीं। वो कहने लगी, भगवान के लिए प्रणव मेरी बेटी को कुछ मत कहना, वो ना समझ है। अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं तो मैं सीमा को समझा दूंगी। आज के बाद वो इस बात का जिक्र नहीं करेगी, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ मत कहना। मैं माँ की आवाज़ों को नज़रअंदाज करता हुआ बस आगे बढ़ता जा रहा था। सुबह जब मैं माँ के कमरे में आया तो वो बहुत बेचैन थीं। उनकी हालत बिगड़ी हुई थी। वो कहने लगी, मेरी सीमा कहाँ है? मैंने कहा, माँ आज के बाद आप उसका नाम नहीं लेंगी।
माँ मेरी तरफ बड़ी हैरत से देख रही थी। वो कहने लगी, कैसे नाम न लूँ उसका मैं, वो बेटी है मेरी, 25 साल मैंने उसको पाला है, उसको दिल का टुकड़ा बनाकर रखा है। अब अचानक से तुम मुझे आकर कहने लगे कि मैं उसका नाम भी न लूँ। सीधी तरह बताओ मुझे कि मेरी सीमा कहाँ है। मैं बोला, माँ मैंने उसको उसके अंजाम पर पहुँचा दिया है। ये बात सुनकर मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी, प्रणव मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे सच सच बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। मैं बोला, मैंने उसके साथ वही किया जिसकी वो हकदार थी। मेरी आपसे विनती है कि आज के बाद आप सीमा का नाम इस घर में नहीं लेंगी, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और आप यहाँ पर अकेली रह जाएंगी। मम्मी के चेहरे पर बेबसी के बादल छा गए थे। वो इतनी उदास लग रही थीं जैसे कि कोई जवान विधवा हो। खैर मैं अपनी माँ को सख्ती से मना कर दिया था। उसके बाद माँ ने मेरे सामने कभी भी सीमा का नाम नहीं लिया था, मगर उनकी बिगड़ती हालत इस बात की गवाह थी कि मेरी माँ अपनी बेटी को बहुत याद करती हैं। मैं माँ को डॉक्टर के पास भी लेकर गया। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इन्हें कोई बहुत बड़ी टेंशन है, इनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएंगी। और मैं जानता था कि उनकी टेंशन कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी सीमा कभी लौट कर वापस आने वाली नहीं थी। मैं एक बहन का भाई था, इसलिए यहाँ सड़क पर पड़ी लड़की को देखकर मेरा दिल बेचैन हो उठा था। मैंने उसे बचा लेना चाहता था, उसकी मदद करना चाहता था, मगर वो तीनों मर्द मुझे बड़ी खतरनाक इरादों से देख रहे थे, जैसे वो मुझे ख़त्म करना चाहते हों। मैं थोड़ी हिम्मत दिखाने का फैसला करने लगा। मैंने तीनों मर्दों के साथ झगड़ा किया, उनके मुंह पर मुक्के मारे और फिर लड़की को बाइक पर बिठाकर बड़ी तेजी से अपने घर गाड़ी भगा लाया था। वो लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मुझसे कहने लगी, कहीं वो मर्द आपके घर तक तो नहीं आ जाएंगे। मैंने नाम में सिर हिलाया और बोला, नहीं नहीं, वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकते। अब भी वो लड़की रोने लगी थी। वो बोली, आप मेरी हालत नहीं समझ सकते, इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। भगवान के लिए आप एक बार गली से बाहर निकल कर देखें, वो मर्द हमारे पीछे तो नहीं आ रहे। मैंने उस लड़की को तसल्ली दी और घर से बाहर निकल गया और फिर उस लड़की से भी कहा कि तुम भी एक बार बाहर निकल कर देख लो, हमारे पीछे कोई नहीं है। वो लड़की डरते डरते बाहर निकली थी। गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। तब कहीं जाकर उसने शोक का सांस लिया था। मैं उसे अपने घर के अंदर ले गया और एक कमरे में बिठा दिया। खुद माँ के पास चला गया। मेरी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दें, असल में मुझे आने में देर हो गई, आपको भूख तो लगी होगी। माँ ने नामे सिर हिला दिया और बोली, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, काम वाली आई थी, वो मुझे खाना खिला गई है, रात की दवाई भी दे गई है। ये सुनकर मुझे सुकून हुआ था। मैं बोला, माँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। माँ ने नामे सिर हिलाया और कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। मैंने माँ को कहा, ठीक है आप सो जाएं। इतना कहकर मैं उठकर अपने कमरे में आ गया जहाँ वो लड़की थी। मैं उसके पास गया तो वो बड़े सुकून से बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अब किसी भी तरह का कोई डर नहीं था और ये बात मुझे हैरान कर रही थी। मैं उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहने लगी, मेरा नाम सुमन है। मैं बोला, तुम्हें मेरे घर आकर डर नहीं लग रहा? उसने नाम में सिर हिलाया और बोली, नहीं मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास कैसे हो सकता है? तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। वो लड़की कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपको बड़े अच्छे से जानती हूँ। मैं बोला, वो कैसे? मैंने तो आज तक पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा, तो फिर तुम मुझे कैसे जान सकती हो? वो लड़की कहने लगी, आप जब भी अपने काम से वापस घर जाते हैं तो मैं आपको देखा करती थी। आप मुझे बड़े अच्छे इंसान लगे थे। आपने कभी भी इधर उधर ताका झाकी नहीं की थी। काम करके वापस अपने घर चले जाते थे। रोज आपको देखती रही तो मैं आपको पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं एक सड़क छाप लड़की थी, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, कोई ख़ानदान नहीं था, कोई अपना नहीं था। तो फिर मैं कैसे आपको हासिल करने के बारे में सोच सकती थी? इसलिए मैंने कभी भी दिल में ये ख्याल आने ही नहीं दिया कि मैं आपको पा सकती हूँ। लेकिन दिल पर तो किसी का कोई बस नहीं होता। मैं अपने दिल को राजी करने के लिए रोज़ आपको देखा करती थी, और देखें किस्मत में मेरे क्या लिखा था। आज आप मुझे कैसे मिल गए? आपने न सिर्फ मेरी मदद की, बल्कि मुझे अपने घर भी ले आए हैं। मुझे आज आपके घर में आपके बिस्तर पर सोने का मौका मिलेगा। उसके बाद आप सुबह मुझे अगर शेल्टर होम छोड़ भी आएंगे तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मुझे यही लगेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में जी चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके पास बैठकर मुझे आपसे बातें करने का मौका मिल रहा है।
मैं सुमन की बातें सुनकर बड़ा खुश हो गया था। जब उसने अपने मुंह से इस बात को स्वीकार किया कि वो मुझे पसंद करती है, तो मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। सुमन इतनी खूबसूरत लड़की थी कि दिल चाहता उसको देखता ही रहूं। वो भी मुस्कुराकर मुझसे बातें कर रही थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे। मैंने कहा, तुम चेंज कर लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। वो कहने लगी, लेकिन मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। उसकी बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया। दिमाग में आया, मेरी बहन के कपड़े तो थे, लेकिन उसके कमरे में थे और उसके कमरे को मैंने ताला लगाया हुआ था और चाबी रखकर मैं भूल गया था। मैंने उसे अपनी एक शर्ट और एक ट्राउजर दे दिया। मैंने कहा, ये पहन लो। वो मेरे हाथों से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो ढीले ढाले कपड़े उसके बदन पर झूल रहे थे। वो सिंगल शर्ट और ट्राउजर में थी। सिंगल ब्लैक कलर की शर्ट पहने वो मेरे सामने खड़ी थी। उसका रूप देखकर मैं नजरें हटाना भूल गया था। दिल के जज्बात मचलने लगे थे। अब मैं अपने ऊपर काबू नहीं पा सकता था, लेकिन मैं जल्दी ही अपने आप को संभालने लगा। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने बारे में कुछ तो बताओ। तुम सड़क पर अकेली क्या कर रही थी? उस लड़की के साथ बातें करने का मैं मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए बहाने बहाने से बातें कर रहा था। पहले तो मेरा इरादा सिर्फ उसकी मदद करने का था, उसके साथ बातें करने का तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब जब उसने मेरी तारीफ कर दी तो मैं फूले नहीं समा रहा था। उस लड़की को देखकर मेरे दिल में भी मोहब्बत जन्म लेने लगी थी। वो कहने लगी, मेरा कोई खानदान नहीं है। दरअसल मेरे पापा ने अपने खानदान वालों से छुपकर मेरी माँ से शादी की थी। उन्होंने कभी भी अपने घर में मेरी माँ को वो सम्मानित स्थान नहीं दिला पाया जो एक बहू का हक होता है। उन्होंने शुरू दिनों में ये शादी खुफिया रखी थी। किसी को पता नहीं था कि मेरी माँ राजेश की पत्नी है। एक दिन हमें खबर मिली कि पापा की मौत हो गई है। ये बात सुनकर मेरी माँ बहुत रोई थी। माँ ने कहा, अब हमें तुम्हारे बाप के अंतिम संस्कार में जाना चाहिए। मेरी माँ मुझे लेकर मेरी दादी के घर पहुँच गई, लेकिन हमें वहाँ किसी ने घुसने नहीं दिया, क्योंकि माँ ने दरवाजे पर ही बता दिया था कि वो राजेश की पत्नी है और उसने मुझसे शादी की थी। उन लोगों ने समझा कि हम शायद झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें गेट से ही वापस भेज दिया। माँ ये देखकर बहुत उदास हुई थी। हर वक्त वो पापा को याद करती रहती थीं। साथ ही साथ उन्हें अपने ससुराल वालों का व्यवहार भी भूलता नहीं था। वो यही कहती थीं कि सुमन, मुझे तुम्हारे पापा ने कहा था वो हमें हमारा हक दिलवाएंगे, वो हमें अपना लेंगे, दुनिया वालों को बता देंगे कि हम दोनों उनके हैं। मगर देखो, वो तो हमें तन्हा छोड़कर चले गए हैं। हमारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी माँ ने भागकर शादी की थी, इसलिए वो वापस अपने खानदान भी नहीं जा सकती थीं। मेरी माँ हर वक्त चिंता में घुलती रहती थीं और इसी वजह से वो बीमार रहने लगी थीं और यही बीमारी उनकी जान ले गई थी। अब मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। मालिक मकान मुझ पर बुरी नज़र रखने लगा था। वो कहने लगा, तुम इस घर पर रहो, मैं तुमसे किराया नहीं लूँगा, मगर रात को मैं तुम्हारे पास आया करूँगा और खुशी खुशी दिल से तुम मेरा स्वागत किया करना। मुझे उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और मैं घर छोड़कर आ गई। अब मैं गलियों में फिरती रहती हूँ। कोई खाने को दे देता है तो खा लेती हूँ, और रात को मुझे कोई सोने की जगह ना मिली तो मैं वहीं सड़क पर साइड में लेटकर सोने लगी थी। सुमन की बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। मैं बोला, तुम पर तो बड़ा जुल्म हुआ है। तुम्हें अपने माँ बाप की गलती की सजा मिली है। तुम्हें अपने माँ बाप की गलती की सजा मिली है। सुमन कहने लगी कि आपने मुझ पर इतनी दया दिखाई, आपका मेरे ऊपर बहुत ही एहसान है। एक एहसान और कर दें, मुझे खाने के लिए कुछ दे दें, बहुत तेज भूख लगी है। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैं बोला, मुझे माफ़ कर दो, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया कि तुम भूखी होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, तुम मुझे बताओ क्या खाना पसंद करोगी। वो कहने लगी, आप अगर अचार के साथ भी मुझे रोटी दे देंगे तो मैं वो भी खुशी से खा लूँगी। मैं बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आता हूँ। मैं घर से बाहर निकला तो हमारे मोहल्ले में ही एक छोटा सा होटल बना हुआ था। मैंने होटल वाले से पूछा, आज क्या बनाया है? तो कहने लगा, आज आलू पालक हैं, लेकर जाने हैं तो ले जाओ। मैंने नाव में सिर हिलाया, बोला, नहीं यार, आलू पालक की ज़रूरत नहीं है। मैंने दिल में सोचा कि मैं उस लड़की को अब आलू पालक खिलाऊंगा, क्या अच्छा लगूंगा। मैंने सोचा कि मैं उसके लिए पनीर या छोले की सब्जी ले लेता हूँ। इस टाइम वैसे भी रात के समय हमारे रोड के दूसरी साइड होटल की भरमार थी, इसलिए मैं उस होटल को छोड़कर दूसरे होटल की तरफ बढ़ गया और मैंने उसके लिए चटनी, रायता, सलाद और पनीर की सब्जी खरीद कर घर की तरफ चल दिया। मैं ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि वो लड़की इतना अच्छा खाना खाकर खुश हो जाएगी, लेकिन मैं जैसे ही कमरे में कदम रखा, वहाँ वो लड़की मौजूद थी तो मेरा दिल दहल कर रह गया, क्योंकि वो लड़की बहुत डरी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहने लगी, मुझे बचा लो। मैं बोला, क्या हुआ? वो कहने लगी कि वो तीनों आदमी यहाँ पहुँच गए हैं, मुझे डर लग रहा है। आप चले गए थे, मुझे लगा कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ।
मैंने कहा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मैं अब इतनी दूर से होकर आया हूँ, वो कहीं भी नहीं थे। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी किचन में जाकर तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें डाल कर लाता हूँ। मैं किचन में गया और बर्तन में खाने डालकर वापस कमरे में आया तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरे कमरे के बाहरी तरफ की खिड़की खुली हुई थी और तीनों आदमी मेरे कमरे में दाखिल हो चुके थे। वो कहने लगे, आप बताओ तुम्हारा क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। इस वक्त तो मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं था। एक मेरी माँ थी जो कि बिस्तर से लगी पड़ी थी। उन आदमियों ने मुझे और उस लड़की को बंदी बना लिया था। मैं बहुत घबराया हुआ था। वो तीनों आदमी हमें देखकर हंस रहे थे। लड़की भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मैं भी डरा हुआ था। उन तीनों आदमियों ने हमारे आसपास घेरा तंग किया हुआ था। वो मुझसे कहने लगे, आप बताओ तुम क्या करोगे। पहले तो बहुत हीरो बन रहे थे। मैंने सुमन से कहा, ये खिड़की तो बंद थी, किसने खोल दी। तब सुमन मुस्कुराकर बोली, ये खिड़की मैंने ही खोली है। उसकी बात सुनकर मैं बेहद घबरा गया था। मैं बोला, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, तुमने खिड़की क्यों खोल दी। सुमन हंसकर बोली, तुम मर्द जात भी क्या चीज हो, जहाँ खूबसूरत लड़की देखते हो वहीं पर फिसल कर रह जाते हो। अगर मेरी जगह कोई बूढ़ी औरत होती या फिर कोई बूढ़ा आदमी होता तो क्या तुम उसे अपने घर लेकर आते। यकीनन तुम ऐसा हरगिज नहीं करते। फिर वो उन मर्दों से बोली, इस घर में कोई नहीं है, एक यही लड़का है और एक इसकी माँ है, वो भी बिस्तर पर पड़ी हुई है, हिलने जुलने के भी काबिल नहीं है। तुम लोग आराम से लूटपाट करो। और ये बात सुनकर तो मुझे लगा कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। आज तो हद हो गई थी, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। वो आदमी मेरे घर में चल फिरकर चोरी का सामान इकट्ठा करने लगे, जबकि सुमन और उसका एक साथी मेरा पहरा दे रहे थे। उस वक्त मैं बेबसी की इंतहा पर था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। यूं ही आधा घंटा गुजर गया था। वो आदमी अभी तक मेरे घर में मौजूद थे और फिर अचानक बहुत कुछ अनोखा हुआ था। मेरे घर के पास ही पुलिस गाड़ी का सारन बजने लगा था। वो भी चौंक गए थे। देखते ही देखते पुलिस वाले मेरे घर की दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हो गए थे। उन्होंने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। मैंने पुलिस से पूछा, आपको कैसे पता चला कि हमारे घर में चोर दाखिल हो गए हैं। पुलिस वाले कहने लगे कि आपके घर से मिस सीमा की कॉल आई थी। इतना कहकर वो चले गए थे। मैं जल्दी से उस तहखाने की तरफ भागा था जहां मैंने सीमा को कैद कर रखा था। मेरी आंखों से अब आंसू बह रहे थे। तहखाने का दरवाजा खोला, मैं जल्दी से अंदर गया। सीमा उदासी से जमीन पर बैठी हुई थी। मैं बोला, सीमा ये सब क्या हुआ था। वो बोली, भाई थोड़ी देर पहले तहखाने का दरवाजा खुल गया था, एक लड़की घूमती हुई इधर आई थी, उसी ने दरवाजा खोला था। शायद उसकी मुझ पर नजर नहीं पड़ी थी और वो दरवाजा खुला छोड़कर ही चली गई थी। मैं तो समझी थी शायद आपने खोला होगा, इसलिए मैं बाहर आ गई। जब मैंने देखा कि एक लड़की हमारे घर में घूम फिरकर हर चीज का जायजा ले रही थी और साथ ही साथ फोन पर किसी को समझा रही थी कि घर में इस वक्त कोई नहीं है, तुम लोग आ जाओ, हम लूटपाट कर लेंगे। तब मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दी थी। मैंने सीमा के सामने हाथ जोड़ दिया और रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत जुल्म कर रहा था, तुम जहाँ कहोगी मैं वहीं तुम्हारी शादी कर दूंगा। सीमा हैरान थी कि आखिर मुझे क्या हुआ है, जबकि मैं उसे ये नहीं बता पाया कि मेरी बहन तुम बहुत अच्छी हो, पसंद की शादी करने में कोई बुराई नहीं है। और बुरा तो मैं था जो सड़क पर पड़ी लड़की को उठाकर अपने घर ले आया था। शायद मैं उस लड़की के साथ उस रात पाप भी कर जाता, क्योंकि मेरे दिल में उस लड़की की खूबसूरती देखकर हवस भर गई थी। उसके मुंह से अपनी तारीफें सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी, जबकि अपनी बहन के मुंह से किसी गैर लड़के का नाम सुनकर मैं आग बबूला हो गया था। मैं खुद कहाँ मजबूत किरदार का था जो अपनी बहन पर जुल्म कर रहा था। मैंने दोहरा किरदार बनाया हुआ था कि मेरी बहन तो किसी गैर का नाम भी न ले और मैं गैर के साथ बैठकर गपशप लगाऊं। उस चीज़ का मुझे बहुत भयानक सज़ा मिलने वाली थी, मगर भगवान ने मुझे बचा लिया। मैं लुटने से बच गया था। मैंने अपनी बहन की शादी विनीत से कर दी और दिल में ये वादा किया कि पसंद की शादी की कभी खिलाफत नहीं करूँगा। मेरे भगवान ने मुझे मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह करने से बचा लिया था। मेरी माँ की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी और वो खुश हो गई थी कि उनकी बेटी सही सलामत वापस उनके पास लौट आई थी। दोस्तों, मैंने अपनी बहन की पसंद की शादी करवाकर सही किया या गलत, अपनी राय जरूर देना। आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।